नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि जो अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस चल रहा है उसमें कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मतलब कि ट्रांजिस्टर का चैप्टर चल रहा है जिसमें आप लोगों ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन देखा और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन देखा। आज देखेंगे कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मतलब कि उसको किस प्रकार प्रचालित कर सकते हैं, कि किस किस आधार पर उनका सर्किट इनपुट और आउटपुट होता है। और अपने आईटीआई बेस पर देखा जाए तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ जाते हैं कि इनपुट में किस किस जंक्शन के बीच इनपुट दोगे और कौन से जंक्शन के बीच आउटपुट लोगे। और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर इन एम्पलीफायर का निर्माण होता है कि कॉमन बायस विधि होगी तो कौन सा अपना एम्पलीफायर मतलब कि ये ए श्रेणी का होगा, कौन सा बी श्रेणी का होगा, कौन सा सी श्रेणी का होगा, मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन ही होगा कि आउटपुट इनपुट में वीक सिग्नल देंगे तो आउटपुट में आपको हाई सिग्नल मिलेगा, फिर आपको करंट बड़ी मिलेगी या वोल्टेज मिलेगा, किस प्रकार ये देंगे। तो सब के सब किस पे होते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन पे होते हैं। तो यदि आप देखना चाहो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में कितना सिलेबस हो चुका है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ लिखा पावर डिजिटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसमें आज देखेंगे तो आज 23 नंबर का वीडियो चल रहा है जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो नंबर 5 है। बाकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुका है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट हो चुका है। तो आज क्या चल रहा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ थोड़ा हार्ड है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जब आप पीएन संधि पढ़ोगे, ट्रांजिस्टर पढ़ोगे तो अच्छी तरह से एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसीलिए मैं आपको जीरो लेवल से आईटी बेस पर इतना पढ़ा रहा हूँ कि आपके मन में इस ट्रांजिस्टर के प्रति या इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति आपके मन में कोई ऐसा विचार नहीं हो कि सर हमें आईटी बेस ही समझ में नहीं आया तो आगे हाई लेवल कैसे पढ़ेंगे। तो जीरो लेवल से पढ़ेंगे सबको समझ में आएगा। तो इस टॉपिक में आज के पढ़ने वाले हैं कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि करंट गेन क्या होता है, इनपुट करंट क्या होता है, आउटपुट करंट क्या होता है, किस किस के मध्य इनपुट देंगे, किसके मध्य आउटपुट लेंगे, ठीक है ना, ये सब बातें देखेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ये देखेंगे आज। अब आपको पता है कि एक ट्रांजिस्टर की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा रिविजन करवा देता हूँ पीछे का। एक ट्रांजिस्टर की बात करें, कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं। एक एमीटर होता है जिसको अपने उत्सर्जक बोलते हैं, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट थे। बेस की डोपिंग सबसे कम होती है और कलेक्टर की एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है। कलेक्टर की डोपिंग उससे मीडियम मतलब कि मीडियम स्तर की होती है। लेकिन साइज में कौन बड़ा होता है? कलेक्टर सबसे ज़्यादा साइड में बड़ा होता है। ये भी था कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के, एक यूजेटी और एक बीजेटी। अपन किसकी बात करेंगे आज? अपन बात कर रहे हैं बीजेटी की, बाइपोलर ट्रांजिस्टर जो 2 दिशा युक्ति होती है, ठीक है। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे, एक पीएनपी था और एक एनपीएन था। चाहे आप पीएनपी पढ़ो चाहे एनपीएन पढ़ो, बात हो रही है। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अधिकतर प्रयोग किया जाता है। ये सिलिकॉन और अपने जर्मेनियम के बने होते हैं, ये आप लोग जानते हो। कितने कितने इसके बिंदु होते हैं, कितने डिप्रेशन लेयर होते हैं, कितने जंक्शन होते हैं, कौन कौन से जंक्शन होते हैं, सब बता रखा है। तो आप यदि पीछे ट्रांजिस्टर के बारे में और अधिक जानकारी देना चाहो तो ट्रांजिस्टर के 4 वीडियो पीछे गए हैं, सारे देखोगे तो आपको अच्छी तरह पूरी सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज देखते हैं कि कॉमन कलेक्टर में कि मैंने आपको बताया कि 3 इसके बिंदु होते हैं। तो 2 बिंदु आप लोगों ने देखे, बेस का बिंदु देखा और एमीटर का बिंदु देखा। आज देखेंगे कि कलेक्टर को कॉमन कैसे करेंगे। तो देखो आप लोगों को मैं आपको बताता हूँ। ट्रांजिस्टर ये था, जैसे ये था ट्रांजिस्टर, 3 पॉइंट है, ये एन पी एन। अब यदि आप लोग इसका सिंबल देखना चाहो कि सिंबल क्या होता है, एन पी एन और पी एन पी का सिंबल अच्छी तरह से अच्छे ट्रिक के साथ बताया था कि P जहाँ होगा वहाँ एमीटर में से P का मतलब पावर होता है, धारा बाहर जाएगी, और N अंदर होगा, P दोनों बाहर होंगे ऐसे, तो एमीटर में से धारा अंदर आएगी। बस इतना ही अंतर होता है सिंबल के अंदर। जैसे आप लोगों को दिखाऊंगा मैं, पहले वो सर्किट बनाता हूँ कौन सा, कि इसको कॉमन कलेक्टर कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ। ये सर्किट बना लेते हैं यहाँ से, चलो मैं यहाँ से कुछ इधर बना देता हूँ, दूसरा सर्किट बना देंगे। यहाँ बनाता हूँ, देखो मैं आपको, ये मान लीजिए कि ये एक ट्रांजिस्टर ले लिया, कौन सा लेंगे? अधिकतर देखा जाए मैंने आपको होता कि एनपीएन ही लेते हैं। माना कि एनपीएन ले लिया, ये एन और ये पी और ये एन, एक ट्रांजिस्टर लिया आप लोगों ने, कौन सा? एनपीएन लिया। अब कितने इसके कॉन्टेक्ट बिंदु होंगे? 3 बिंदु होंगे। कौन कौन से? अब देखो ये बीच में होता है वो बेस होता है, ये कौन सा है? ये बेस है।
ठीक है ना। बेस की डोपिंग सबसे कम होती है और एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक होती है, कलेक्टर की डोपिंग सबसे कम होती है। लेकिन साइज में देखा जाए तो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। एक ये था। अब देखो आपको कॉमन किसको करना है, मान लीजिए यहाँ से इसको सी निकाल देता हूँ, ये सी है, सी का मतलब कलेक्टर है और ये ई बिंदु है, ई का मतलब एमीटर बिंदु है। पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि अपने आईटीआई बेस पे कितने प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे, कोई हार्ड नहीं होता है। आप देखो कि सर हार्ड होता है, बस आप तो समझो आराम से कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपको सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को मैं। अब देखो इनपुट किसके अंदर देंगे, इनपुट के बाद देखना, इनपुट देंगे, देखो मैंने आपको बताया कि ये कॉमन, इसको कॉमन करना है, मतलब आउटपुट और इनपुट का एक ही भाग होता है। ये आउटपुट में भी रहेगा और इनपुट में भी रहेगा। मान लीजिए मैं यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ये इसको अर्थ कर दिया। अब देखो ये आउटपुट में ये सी है और ये सी है, मतलब कॉमन कर लिया, ये आउटपुट में भी रहेगा और इनपुट में भी रहेगा। अब यहाँ से देखो मैं इसको इनपुट देता हूँ, इनपुट देने का तरीका बताऊंगा आप लोगों को। देखो कितने रूप से प्रयोग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि एक तो सैचुरेशन रीजन होता है, कंडीशन होती है, एक कट ऑफ रीजन होती है और एक एक्टिव रीजन, एक कट ऑफ रीजन, एक सैचुरेशन। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के तौर पे काम में लेंगे तो एक्टिव रीजन में प्रयोग करेंगे। एक्टिव रीजन क्या होता है वो आप पीछे वीडियो जाके देखना, आपको एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन या बताया था आप लोगों को कि किस प्रकार एक्टिव रीजन में इसको प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको देखो, अब ये देखो ये पी है, पी से फॉरवर्ड बाइस कब होता है, देखो फॉरवर्ड बाइस कब होता है, जब पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से, और रिवर्स बाइस कब होता है, जब एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से संयोजित करते हैं। तो पहला जंक्शन आपको बताया कि ये फॉरवर्ड बाइस में अवस्था माने फॉरवर्ड बाइस होता है। तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव दिया, मतलब कि पी को पॉजिटिव मिला और ये आपका ये, और यहाँ से दिया इसको देखो ये नेगेटिव। तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पॉजिटिव दिया, इसका मतलब अब ये एक तो ये होता है, एक ही होता है, ठीक है ना। तो ये सर्किट और ये सर्किट आप लोग देखोगे यहाँ से इसको किस प्रकार संयोजित करेंगे, एक्टिव रीजन में संयोजित करना आप लोगों को देखना इसको गौर से। ये हो गया आपको होगा एक्टिव रीजन। पीएनपी की बात करें, अब देखो यहाँ इसको पॉजिटिव दे दो, यहाँ पॉजिटिव देंगे, दोनों तरफ से पॉजिटिव देंगे तो आपको पता है कि ये रिवर्स ही जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पॉजिटिव दे देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ मैं इसको रेजिस्टेंस लगा के धारा कंट्रोल करने के लिए आप इसको देखना, इसको मैं यहाँ संयोजित कर देता हूँ। ये मैं कर रहा हूँ। अब इसकी मैं बातें बताऊँगा आपको, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये आर है और ये आर है। अब देखो गौर से, यहाँ से देखो धारा, मैंने आपको बताया कि जब आपको इसका सर्किट बनाएंगे, किसका, एनपीएन का सर्किट, तो एनपीएन के सर्किट में आपको सर्किट बना के दिखाता हूँ किस प्रकार इसको संयोजित करेंगे। देखो यहाँ सर्किट बना लेते हैं इसका, ये सर्किट बना लेते हैं यहाँ से, ये इसका सिंबल बनाता हूँ आपको। सिंबल आपको ध्यान होगा, पीएनपी का सिंबल कैसा होगा और एनपीएन का सिंबल कैसा होगा। पी का मतलब जब पी अंदर होगा तो धारा ई मीटर से बाहर जाएगी, वो पी होता है। पी का मतलब पार, एन का मतलब अंदर होता है। यहाँ से मैं ई मीटर दिखा देता हूँ, देखो ये ई मीटर, धारा बाहर गई, पी का मतलब पार और ये धारा अंदर आ गई। ये ई मीटर हो गया और ये सी हो गया और ये आपका बेस हो गया। अब देखना बेस, अब इनपुट किस में देंगे और आउटपुट किस में लेंगे, सेम टू सेम वही कंडीशन है जो आपको मैंने ये फिजिकल रूप से जो सर्किट डायग्राम दिखाया था, सेम टू सेम वही कंडीशन है। देखो सेम टू सेम वही कंडीशन है। अब ये होगा आपका एन, ये होगा आपका एन और ये होगा आपका पी, ये बेस होगा, ये एमीटर होगा और ये कलेक्टर होगा, ठीक है ना। और यहाँ से धारा बाहर जाएगी, आई ई होगी, ये धारा आई सी होगी और ये धारा आई बी होगी। तीन धाराएं आपको बताइए, कलेक्टर में तीन धाराएं होती है, तीन डिप्लेशन लेयर दो डिप्लेशन लेयर होती हैं, तीन धाराएं होती है, तीन परत वाला एक ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ इसको मैं संयोजित कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस सेम टू सेम वही, ये पॉजिटिव से संयोजित कर दिया और यहाँ इसको संयोजित कर देता हूँ मैं, ये कर दिया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये आर। अब देखो यहाँ से इसके मध्य वोल्टेज देखो बी और सी के, यहाँ देखो ये जंक्शन है, देखो इधर से ये इधर जंक्शन है, एक जंक्शन ये आप लोगों का। तो बी और सी के मध्य वोल्टेज क्या होगा, ये आपका वी बी सी हो जाएगा, वी बी सी, क्योंकि बी को पॉजिटिव दिया है। यहाँ जो वोल्टेज होगा वो कौन सा होगा, देखो गौर से सुना, यहाँ जो वोल्टेज होगा वो देखो पॉजिटिव इधर है तो ई सी वोल्टेज हो जाएगा, ई सी या सी ई सी वोल्टेज या सी ई वोल्टेज, कोई बात नहीं है, ये होगा आपको वोल्टेज। तो यहाँ जो वोल्टेज मिला कौन सा मिला, देखो ये वोल्टेज में आपको मिला वी सी ई मान लो, या ई सी मान लेते हैं, ये वोल्टेज मिला आप लोगों को। अब देखो इसमें जो धारा प्रवाहित हुई वो धारा होगी आई बी, इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी आई ई और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी आई सी। तीन धाराएं आपके पास होगी, सेम टू सेम कंडीशन यही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव।
अब देखो यहां जो वोल्टेज मिला वो कौन सा वोल्टेज मिला आपको, VEC, और यहां वोल्टेज मिला आपको वो BC। अब इनके बीच में जो वोल्टेज मिलेगा कौन से में, एक इस जंक्शन के बीच में, इस जंक्शन के बीच में वोल्टेज मिलेगा वो कौन सा होगा, इस जंक्शन के बीच में वोल्टेज, देखो इस जंक्शन में VBE वोल्टेज मिलेगा। बेस और इमीटर वोल्टेज, बेस और कलेक्टर वोल्टेज, और बेस और इमीटर एंड ये कलेक्टर वोल्टेज, ये वोल्टेज होते हैं। अब आगे इसकी बात बता, देखो इनपुट सप्लाई कहाँ देंगे, ये आप लोगों की इनपुट सप्लाई इधर होगी, ये कौन सी होगी, इनपुट होगी, और ये इनपुट आपकी, ये तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से है, आपको भी सर ऐसा आता नहीं हमें, तो ये दिखा दिया आपको। और ये आपको क्या मिला इधर, ये आउटपुट मिला आप लोगों को, और ये आपको क्या मिला, ये आउटपुट मिल गया यहाँ से। ये हाई सिग्नल मिलेगा आपको, हाई सिग्नल, और यहां देंगे वीक सिग्नल, क्या देंगे, वीक सिग्नल देंगे यहाँ पे, क्योंकि इसको एम्पलीफायर के तौर पे प्रयोग करना है। ये हो गया आपका सी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके मुख्य तथ्य बताता हूं आपको, देखो मैं क्या होगा, आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में या कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर में इनपुट सप्लाई किन के मध्य प्रदान की जाती है। आप लोग गौर से देख रहे हो, इनपुट सप्लाई कहां होगी, इनपुट सप्लाई ये होगी आपको बेस और कलेक्टर के बीच में, कहां होगी, बेस और कलेक्टर के बीच में इनपुट सप्लाई होगी। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के सामने कि इनपुट कहां देंगे, इनपुट बेस व कलेक्टर के मध्य, कहां होगी, बेस व कलेक्टर के मध्य। इनपुट क्या होगी, इनपुट बेस व सी के मध्य दी जाती है। एक तो आपको यह आएगा, फिर आउटपुट किससे प्रदान करोगे आप लोग, आउटपुट किससे लोगे आप लोग, आउटपुट लेंगे आप लोगों को दिखा है ई मीटर, ये IE है, ये E है, ये E और C, ई मीटर और एमीटर और कलेक्टर के मध्य, या इनपुट आउटपुट सिग्नल लेंगे। तो आउटपुट सिग्नल कहाँ लेंगे, आउटपुट सिग्नल अपने ITI बेस पे जो आता है वो बताता हूँ। फिर हाई लेवल में तो इसको कॉन्फ़िगरेशन होंगे, इसकी बाइसिंग होगी, बाइसिंग एम्पलीफायर होगा, एम्पलीफायर के बाद में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनेगा। लेकिन अपने जो ITI बेस पे जो आता है, अपने नियमित पैटर्न के आधार पर आता है, उतनी ही पढ़ेंगे अपने यहाँ से। बाकी आपको भी सर बहुत ऊपर लेवल की बातें बता दी आप लोगों ने, ऊपर लेवल की बताऊँ तो आपको समझ में आएगी, हाँ धीरे धीरे आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो फिर आपको इनकी में करेक्टरिस्टिक होगी, फिर बाइसिंग होगी, फिर एम्पलीफायर को IC कैसे बनेगी, मोसफेट क्या होता है, बल्कि आपको सर्किट बना के दिखा दूंगा आपको कि सर अब हमें समझ में आ गया है, अब कुछ थोड़ा सा ग्रेडिंग लेवल के ऊपर कर दो, तो आपको बहुत कुछ राज निकलने वाला, आगे बहुत कुछ पढ़ाएंगे। लेकिन अब तक कितना समझ में आया वही पढ़ो आप लोगों को, क्योंकि ITI बेस पे बहुत कम समझ में आता है, इसलिए मैं 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ। आउटपुट सिग्नल कहाँ प्राप्त होगा अपने को, आउटपुट सिग्नल किसके मध्य प्राप्त होगा, आउटपुट सिग्नल देखो किन के मध्य होगा, ये E और C के मध्य, मतलब ई मीटर व कलेक्टर के मध्य। काफी बार पूछा जाता है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन इनके अंदर और आउटपुट किन के मध्य प्रदान, किन के मध्य और या किन से आउटपुट ली जाती है, किन से आउटपुट प्राप्त की जा सकती है। ये होगा कलेक्टर, मतलब कि आउटपुट सिग्नल कहाँ होगा, आउटपुट सिग्नल होगा E व C के मध्य। बोलो मिल रहा कि नहीं मिल रहा है। देखो अब देखो, एक होती है आउटपुट धारा और एक होती है इनपुट धारा। आप लोगों की इनपुट ये है, इनपुट में धारा कौन सी रहेगी, देखो इनपुट में धारा इधर से ये जा रही है, क्योंकि पॉजिटिव ये है, ये फॉरवर्ड वाइस है, यहाँ से देखो ये फॉरवर्ड वाइस हो गई ना, तो ये हो गई, ये फॉरवर्ड वाइस है, यहाँ से धारा गई, ठीक है ना, और एक होगा ये आपको यहाँ से धारा गई, मतलब धारा इधर से जाएगी, तो ये धारा इधर से हो चली जाएगी। तो अभी इनपुट धारा कौन सी होगी, इनपुट धारा, इनपुट धारा, इनपुट करंट की बात करें, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। इनपुट करंट की होगी IB होगी। तो कॉमन कलेक्टर या कॉमन एमीटर में एक ही बात आती है दोनों में। आप कॉमन एमीटर पढ़ोगे तो भी इनपुट में बेस में इनपुट धारा होगी, और कॉमन कलेक्टर पढ़ रहे तो बेस में धारा होगी, क्योंकि कभी इसको आप कॉमन मानोगे, कभी इसको कॉमन मानोगे, तो धारा वही होने वाली है। समझ के बाद तो सेम टू सेम वही बात आती है। तो ये क्या हो गया, इनपुट धारा ये होगी, बेस की धारा इनपुट धारा होती है। कौन सी, बेस की धारा इनपुट धारा होती है। एक क्या आता है, फिर पूछेंगे इनपुट आउटपुट धारा कौन सी होगी, आउटपुट धारा, ये आउटपुट में ये आपको मिला है, तो किसकी धारा आउटपुट मिलेगी आपको, ये धारा मिलेगी IE धारा को होगी आउटपुट धारा, जो एमीटर की धारा होती है। ई मीटर में से धारा कौन सी होगी, आउटपुट धारा ई मीटर कहलाएगी। एक एक बातें सुना गौर से, फिर आप लिखते चले जाना, ठीक है ना। आउटपुट वोल्टेज की बात करें और इनपुट वोल्टेज की बात करें, इनपुट वोल्टेज कौन सा होता है आपको बताया कि इनपुट किन के मध्य देंगे, बेस और कलेक्टर के मध्य इनपुट देने वाले हैं, बेस और कलेक्टर के मध्य। तो इनपुट वोल्टेज भी लिख लेते हैं। इनपुट वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, VBC, बेस और कलेक्टर के मध्य इनपुट वोल्टेज दिया,
याद रखना बात। फिर कहेंगे कि आउटपुट वोल्टेज कौन सा होगा, आउटपुट वोल्टेज की बात करें, आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, ईसी की, तो VEC कौन सा है, आउटपुट की। ई का मतलब एमीटर और सी का मतलब कलेक्टर, इन दोनों में से आउटपुट सिग्नल मिलेगा। यहां तक की बातें होगी। अब देखो आप लोगों को पता है कि फॉरवर्ड जहां होता है वहां रेजिस्टेंस का मान का मतलब रिवर्स जहां होता है रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है, ठीक है, समझ गए बात। अब इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें, इनपुट रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे इनपुट में धारा गई, लेकिन आपको पता है कि बेस जो होता है, बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, मतलब होल्स नहीं होते हैं, डोपिंग कम होगा मतलब होल्स की मात्रा कम होगी। तो बेस अपने अंदर से कोई धारा नहीं देने वाला इतनी, ठीक है, अपने अंदर से कोई धारा नहीं देने वाला कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये धारा बढ़ेगी, तो ये धारा में आपको एम्पलीफाई होगी मिलेगा। ये धारा नहीं देने वाला है तो बेस की धारा बहुत कम होगी, बेस की धारा कम होगी। देखो यहाँ से देखो ये क्या होगा, ये रिवर्स है, देखो यहाँ से ये रिवर्स है, ये रिवर्स होगा यहाँ से, और ये आपका फॉरवर्ड है तो इधर, क्योंकि एन से एन मिल गया, ये फॉरवर्ड होगा तो इधर से धारा ऐसे जाएगी, ये इसका यदि वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो इनपुट धारा ये ऐसे धारा जाएगी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इंपीडेंस का मान ज़्यादा होगा। इसलिए कहते हैं कि इस परिपथ की इनपुट इंपीडेंस की बात करें, इस परिपथ की इनपुट इंपीडेंस की बात को बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होते हैं। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि कॉमन कलेक्टर बेस में इनपुट में इंपीडेंस का मान क्या होता है, कॉमन कलेक्टर बेस में इनपुट इंपीडेंस का मान क्या होता है और आउटपुट इंपीडेंस का मान क्या होता है। आउटपुट में तो ये देखो, ये है, देखो यहाँ से धारा ऐसे जाएगी, ये धारा ऐसे जाएगी। गौर से मैं आपको बताता हूँ, देखो ये धारा तो देखो ये तो है इसको आपका फॉरवर्ड अवस्था में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसके पास जाएंगे, इस बेस को, इस जंक्शन को, क्योंकि इस जंक्शन का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्योंकि ये फॉरवर्ड हो गया और धारा ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ से धारा की तो ये है इसका रेजिस्टेंस मैंने हाई हो गया, तो ये धारा इधर जाएगी, तो ये धारा मिलकर क्या चली आगे चली जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ इसकी इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ से जो रेजिस्टेंस होगा ना, इनपुट इंपीडेंस का मान बहुत हाई होगा और आउटपुट में बिल्कुल कम हो जाएगा। तो काफी बार पूछा जाता है कि कॉमन कलेक्टर इनपुट में इनपुट इंपीडेंस किसकी, इनपुट इंपीडेंस को जेड से दर्शाते हैं, का मान कितना होता है, हाई होता है। इनपुट इंपीडेंस का मान क्या होता है, बहुत हाई होता है। कितने तक चला जाता है, अब आपको बताऊं कितने तक, 150 से और ऊपर कितना, 600 किलो ओम तक चला जाता है, क्योंकि इंपीडेंस की इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो यहाँ चला जाता है, आपसे पूछा कितना हो जाता है, तो 150 से और 600 किलो ओम तक हो जाता है। इनपुट इंपीडेंस का मान 150 से 600 मतलब हाई होता है, ऐसे मान लो कि बहुत अधिक होता है। और आउटपुट इंपीडेंस का मान बहुत कम होता है, कितना, 10 से 100 से अंडर 100 के नीचे होता है। 100 से 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90, इसका कैलकुलेशन करके तब बताएंगे कि कितना होता है। यहाँ से IE का मान मिलेगा, इसका मान मिलेगा, इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको बता देंगे कितना होता है। लेकिन यहाँ कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा हूँ किस प्रकार सर्किट को संयोजित किया जाता है। अब देखो आउटपुट इंपीडेंस का कम होता है, लो होता है, ऐसे मान लो कम होता है। कितना कम मान लेते हैं कि 100 से नीचे होता है, 100 से नीचे ऐसे मान लो कि 10 से 100 के मध्य होता है, ओम के मध्य। ये किलो में अगर ये ओम में आ गया, बस इतना ही मान लो आप, इतना होता है। चलो आगे उसकी और बात करें, देखो इसमें करंट गेन की बात करें, देखो मैंने आपको बताया कि धारा 3 है, एक धारा इनपुट रहेगी, दो और इसमें आउटपुट रहेगी। तो आउटपुट में 2 धाराएं, आपको ये धारा भी आउटपुट में है और ये धारा, देखो ये क्या है, ये धारा कौन सी, IC की धारा है, ये धारा कौन सी, IE की। तो आपको सबका बताया करंट गेन किसका कितना होता है, कौन सा होता है, मैंने आपको बताया। तो इसका भी करंट गेन होता है। कॉमन बेस का करंट गेन किससे दर्शाया था, अल्फा से दर्शाया था, आपको याद होगा। कॉमन एमीटर का किससे दर्शाया था, बीटा से दर्शाया था। और आज देखेंगे कॉमन कलेक्टर में करंट गेन क्या होता है, कॉमन कलेक्टर में करंट गेन क्या होता है। तो इसमें करंट गेन आपको 2 मिल गए ना। करंट गेन के आउटपुट में जो धाराएं होती हैं, आउटपुट में जो करंट होता है और इनपुट में जो करंट होता है, उनकी देखो आउटपुट में करंट कौन सा है, ये करंट है। तो जब भी 2 राशियों का अनुपात करेंगे, जब भी 2 राशियों का अनुपात की बात करेंगे कि गेन का मतलब गेन, पावर गेन क्या होती है, वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन क्या होता है, तो इनपुट आउटपुट व इनपुट का अनुपात करते हैं। याद रखना बात, किसका करेंगे, आउटपुट व इनपुट का अनुपात करेंगे। तो यहाँ से ये आउटपुट में है, ये इनपुट में है, गौर से सुनना, ये आउटपुट में है, ये इनपुट में है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि तो इसमें जा रही है, इनपुट में जा रही है। तो यहाँ इनपुट में सबसे पहले बार इसको दिया। तो जब भी किसी भी गेन की बात करेंगे, कॉमन कलेक्टर हो, कॉमन एमिटर हो और कॉमन बेस हो, आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज गेन क्या होता है। अब वोल्टेज गेन की बात मैंने अब तक कि आउटपुट में वोल्टेज और इनपुट में वोल्टेज दोनों का अनुपात कर देंगे। फिर पूछा जाए करंट गेन क्या होता है, आउटपुट में करंट और इनपुट में करंट का अनुपात कर देंगे। फिर पूछा जाए पावर गेन क्या होता है, पावर गेन का मतलब आपको गेन मतलब तो इसके आउटपुट में पावर क्या होती है, इनपुट में पावर क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। क्योंकि
कॉमन बेस में इनपुट अलग होगी, आउटपुट अलग होगी, कॉमन एमीटर में इनपुट अलग होगी, आउटपुट अलग होगी। तो यहाँ भी क्या होगा, अब आप उसको बता सकते हो कि इसमें करंट गेन क्या होता है। इसमें देखो, इसमें करंट गेन की बात की जाए, कौन से में, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन क्या होता है। करंट गेन मतलब कि आप लिखें करंट गेन क्या होता है। करंट गेन किन किन का अनुपात होता है, काफी बार पूछा जाएगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन किन दो धाराओं का अनुपात होता है, या वोल्टेज गेन किन वोल्टेज का अनुपात होता है। तो आउटपुट और इनपुट का अनुपात कर देना। आउटपुट में क्या है, आई ई है, तो आई ई अपॉन आई बी, सॉरी हाँ आई बी, क्योंकि बेस को इसमें इनपुट में दिया है, ये तो इसमें कॉमन कर दिया, तो दोनों ये तो कॉमन होगा दोनों में, तो इसका तो अनुपात लेंगे, इन दोनों का अनुपात ले लेंगे। तो इसमें क्या होगा, कह सकते हैं कि करंट गेन आउटपुट करंट आई ई और इनपुट करंट आई बी का अनुपात होगा करंट गेन, जिसको गामा से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, गामा से दर्शाएंगे। तो तीन आगे आपका करंट गेन में सबका अलग अलग था। कॉमन बेस में आपका अल्फा था, कॉमन एमीटर में बीटा था, और कॉमन इसमें कलेक्टर में क्या आ गया, गामा आ गया। तो अल्फा बीटा गामा तीनों की तीनों क्या है, ये करंट गेन है। किसमें, इस ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में, कौन से ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में, बीजेटी ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन में। आगे आएगा तो आगे बताएंगे कहाँ इसका मान और क्या होगा। और इन तीनों का आज संबंध भी बताऊंगा कि इन तीनों में अधिक मान किसका होता है। तो मैंने आपको बताया कि अल्फा का मान कितना था, 1 से कम था, 0.95 से 0.98 के मान था। लेकिन सबसे पूछा जाए करंट गेन का मान सबसे अधिक किसका होता है। देखो यहाँ से करंट गेन ये एक धारा ये गई और एक धारा ये गई, दोनों का मान कितना होगा, एक धारा तो यहाँ से गई ऐसे घूम के, और एक धारा, तो इसमें सबसे अधिक करंट गेन का मान इसका मान सबसे अधिक होता है। तो कह सकते हैं कि गामा क्या होगी, पूछा जाए गामा से बीटा और गामा में क्या संबंध है, या बीटा और अल्फा में क्या संबंध है, गामा और अल्फा में क्या संबंध है। तो गामा क्या है, गामा कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन का मान है, ठीक है ना। और अब इसका मान देखेंगे, आपको इसका मान बताता हूं कि इन दोनों का मान क्या होता है, और आपको बताता हूं फिर मैं। अब देखना, अब करंट गेन की बात करें, करंट गेन में ऐसे बता देता हूं, करंट गेन की बात करते हैं यहाँ पे। करंट गेन किससे दर्शाएंगे, गामा से। ये गामा का सिंबल है, गामा से दर्शाएंगे। गामा क्या है, आई ई व आई बी का अनुपात है। आई ई का मतलब एमीटर की करंट, आई बी का मतलब बेस की करंट। ये क्या है, आउटपुट है, ये आउटपुट आई आउटपुट है, और ये आई इनपुट है। और मैंने बताया कि इनपुट व आउटपुट में धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, करंट गेन कहेंगे। अब आप लोगों से कि ये धारा जो मिली है, ये इसका दोनों का योग होगा। आपको पता है कि यहाँ जो धारा मिली, यहाँ धारा गई वो, और ये धारा गई, दोनों का योग है। तो कह सकते हैं आई ई बराबर क्या लिख सकते हैं, आई ई बराबर होगा आई सी प्लस आई बी। अब आता देखो, दोनों के आइडियल की बात की जाए तो मान फिक्स होता है, लेकिन आइडियल नहीं होता, तो इसमें क्या कहेंगे, इसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या, कि आई ई बराबर, ठीक है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं कि इसका मान परिवर्तन हो सकता है, इसका मान परिवर्तन, इसमें परिवर्तन कर दे, डेल्टा कर सकते हैं। डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। ये क्या है, इनमें परिवर्तन है, इनमें कुछ धारा का उतार चढ़ाव से मान परिवर्तन की, आई सी कलेक्टर करंट में परिवर्तन, बेस करंट में परिवर्तन में बदलाव होता है, इसमें ये है, ठीक है। अब आई ई का मान ये है, तो आई सी का मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आई सी का मान निकाल सकते हैं। एक तो ये था आई सी का मान निकाल, आई बी का मान निकाल। अब कहोगे सर इनपुट करंट का मान क्या होगा, इनपुट करंट निकाल लेते हैं। तो इनपुट करंट क्या है, डेल्टा आई बी बराबर डेल्टा आई ई। देखो ये निकालना है, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, तो आई ई में से आई सी घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, इनपुट करंट का मान जाएगा। आउटपुट करंट तो ये निकाल ली, और इनपुट करंट ये दो ही मान चाहिए, इसका मान इसका मान चाहिए, आपको दिखा दिया मैंने। तो ये होगा डेल्टा आई सी। यदि इसमें से ये घटा देंगे, ये दोनोों जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा, और इसको निकालेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी सर्किट है। पी करोगे तो भी ऐसा ही आता है। और अब देखो यहाँ से मैंने आपको बताया कि आई बी और आई ई दोनों का अनुपात क्या है, करंट गेन है। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई गामा, गामा बराबर देखो आई ई, तो आई ई है, आई ई है, यहाँ आई बी का मान ये भी तो है, ये भी लिख सकते हैं आई बी का मान, क्योंकि सामने पड़ा है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी, ये लिख सकते हैं। अब आपको पता है ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो ई का आई ई का दोनों में भाग दे दें,
मैं आपको मान निकाल के देखो कि मान क्या मिलेगा आप लोगों को, कि गामा का मान क्या हो सकता है उसकी बात कर सकता हूं मैं, क्योंकि अब इनका दोनों का संबंध चलेगा कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में गामा का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखो इसमें दोनों का भाग दे दें तो आपको भाग देकर दिखाता हूं मैं। अब देखो ये गामा लिख देते हैं और आई ई में आई ई का भाग ये लिख दो, आई ई का भाग, और अपॉन में लिख दो। शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर लिख देता हूँ यहाँ से आके, इसमें भाग देंगे तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पूरा करवा देता हूँ। यहाँ देखो इसको नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं है, यहाँ देखो इसके इस फॉर्मूले को यहाँ पूरा करते हैं। गामा बराबर क्या लिखें, ये गामा बराबर ई का भाग देना है तो आई ई अपॉन आई ई, ये तो हो गया, इसमें भाग दिया, दोनों में भाग देना है। यहाँ देखिए डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई ई, गौर से सुना, भाग देंगे, और यहाँ भी आप डेल्टा की दोनों में परिवर्तन होता है, यहाँ दे दो, और माइनस डेल्टा आई सी क्या है कि कलेक्टर करंट में परिवर्तन, ये कलेक्टर करंट है, और डेल्टा आई ई दोनों में भाग दे दिया। देखो इसमें भी भाग दे दिया क्योंकि आई ई कॉमन था, इसमें भी आई था, और दोनों भाग दे दिया। अब आगे सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो इसमें इसको काटेंगे तो 1 बचेगा और इसको काटेंगे तो 1 बचेगा। अब आगे बताता हूँ क्या बच गया आपके पास। गामा क्या है, करंट गेन है, किसका, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का अपना करंट है, ये अपना ये अनुपात है इनका। तो अब क्या, देखो 1 ऊपर आ गया और 1 से 1 नीचे जा गया, माइनस। अब देखो ये चीज बच गई आप लोगों के सामने, आई सी व आई ई किसका अनुपात था, आई सी व आई ई किसका अनुपात था, आपको ध्यान होगा, आई सी और आई, ठीक है ना, आई सी व आई एल्फा बता था आपको कि एल्फा क्या होता है, एल्फा आई सी व आई ई का अनुपात था। ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आई सी व आई का अनुपात था, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ये एल्फा लिख दिया। इसके बदले क्या है, देखिए आई सी अनुपात और आई ई बराबर क्या था, एल्फा था, इसके बदले एल्फा लिख दिया। तो 1 अपॉन 1 माइनस एल्फा, ये आपसे काफी बार पूछा जाएगा, निम्न में से गामा का मान कौन सा है, किसके साथ से गामा का मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल गया, ये गामा मिल गई, ये है एल्फा। एल्फा क्या है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन का मान है, एक क्या आता है। अब देखो यहाँ से इसका गामा का मान कितना हो सकता है, अधिकतम मान। देखो इसका मान तो सबसे अधिक है और बी का मान तो बिल्कुल कम है, क्योंकि यहाँ होल्स होते हैं, होल्स का मान होता ही नहीं है, होल्स प्रभावित नहीं, धारा प्रभावित नहीं, धारा तो ये देगा आप लोगों की, तो सिर्फ इसको सर्किट को पूरा करने का काम आता है। तो इसकी धारा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका मान तो बहुत अधिक हो गया, इसका मान बिल्कुल कम हो गया। यदि इन दोनों के अनुपात की बात करें तो इसका मान तो हाई होता है, किसका, आई ई का मान हाई होता है, क्योंकि दोनों का ये दोनों का अनुपात है। आई बी का मान क्या है, इसमें से घटेगा तो बहुत कम होता है, यहाँ लो होता है। तो गामा का मान कितना हो सकता है, हाई हो सकता है, लिख सकते हैं गामा का मान। गामा क्या है, करंट गेन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन है, यहाँ हाई होता है। कितना हाई होता है, बीटा व अल्फा दोनों से हाई होता है, याद रखना। अल्फा बीटा गामा में किसका मान सबसे अधिक होता है, गामा का मान सबसे अधिक होता है। ठीक, कितना होता है, 99 तक चला जाता है, याद रखना, 99 तक होता है, क्योंकि ये अनुपात में होता है, इसकी कोई इकाई तो होती नहीं है, 99 तक चला जाता है। और अल्फा का मान क्या था, 0.1 से कम था। फिर आपको एक टेबल बताऊंगा लास्ट में, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आएगी। अब इन दोनों में संबंध क्या है, अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होगा, मैंने आपको तीनों की बात बताई, अल्फा बीटा गामा में संबंध क्या होगा। अब आप लोग देखो यहाँ पे ये होगा, अल्फा बीटा गामा में संबंध होता है कि अल्फा का मान, याद करना, अल्फा का मान, क्योंकि ये अल्फा का मान क्या है, बीटा अपॉन गामा, अल्फा का मान इन दोनों का अनुपात, ठीक है ना। और यदि गामा की बात की जाए, गामा बराबर बीटा की बात की जाए, बीटा बराबर अल्फा इंटू गामा, ये इन दोनों का अनुपात होता है। ये आपसे पूछा जाए कि अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है, अल्फा का मान इन दोनों का अनुपात है और बीटा का मान इन दोनों का गुणनफल रहेगा, बस और कुछ समझ नहीं है। और आपसे पूछा जाए कि भाई बीटा का मान क्या रहेगा, ठीक है ना, बीटा इसमें ये गामा का मान क्या रहेगा, तो गामा हो गया नहीं, गामा का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से इसको वज्र गुणा करेंगे और ये अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, जो आपके सामने लगा रखा है यही है, और कुछ नहीं। जैसे आपसे पूछा जाए कि अल्फा बराबर बीटा अपॉन गामा होता है ना। अब इसका यदि आप पूछोगे इसका मान कितना था, गामा का मान, तो यहाँ इसको गुणा करेंगे और इसको वज्र गुणा करेंगे तो इसको बीटा में से भाग दे देंगे, तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो इन तीनों में संबंध ये होता है। और अल्फा इस गामा का मान 99 तक चला जाता है, कि जो दोनों से हाई होता है। ये तो थी बात इसकी। अब आपसे पूछा जाए कि अल्फा बीटा गामा की बात की, तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, कॉमन बेस पढ़ा,
कॉमन एमिटर पढ़ा और कॉमन कलेक्टर पढ़ा। तीनों में कुछ आपको मैं कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं बताऊँ आप लोगों को कि इसमें आउटपुट इम्पीडेंस का मान कितना था, इस सर्किट में कितना था। एक टेबल बना देता हूँ तो आपको अच्छी तरह याद रहेगी, और याद करो तो एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों को। तो वो टेबल लिख लो आप लोग कि इसमें अल्फा बीटा गामा में ये इसमें कॉमन बेस और कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, पावर गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन का मान कितना कितना होता है। यहां लिखवा देता हूं आपको टेबल वो मैं। देखो क्या क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। यहां लिखेंगे सबसे पहले कॉमन बेस, फिर लिखेंगे कॉमन एमीटर और यहां लिखेंगे कॉमन कलेक्टर। 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़े आप लोगों ने। यहां लिखेंगे विशेषताएं, या क्या लिखेंगे विशेषताएं, कि विशेष रूप से किसके बारे में बात करेंगे अपन यहाँ से। तो सबसे पहले किसकी करेंगे, आउटपुट इंपीडेंस की बात करेंगे। आउटपुट इंपीडेंस की बात करेंगे सबसे पहले। यहाँ आउटपुट इंपीडेंस का मान कॉमन कलेक्टर में कितना होता है, कॉमन बेस में कितना होता है, कॉमन एमीटर में कितना होता है। यहाँ इसमें हाई होता है, याद रखना, किसमें, कॉमन बेस में हाई होता है, लिख लो कोई बात नहीं है। और इसमें मीडियम होता है, मतलब मध्यम होता है, और इसमें कम होता है, कम से कम होता है। फिर आउटपुट इनपुट इंपीडेंस की बात कर लेते हैं। इनपुट इंपीडेंस की बात कर लेते हैं। इनपुट इंपीडेंस का मान कितना रहेगा, यहाँ वेरी लो रहेगा, कम से कम रहेगा, कम से कम, बहुत कम होता है, मतलब वेरी लो, कम से कम होता है। और इसमें इसकी बात की जाए तो ये मध्यम होता है, यहाँ दोनों में मध्यम आएगा, कॉमन इमीटर बीच में आएगा तो यहाँ मध्यम ही रहेगा, इसका मध्यम रहेगा, उसका उच्च रहेगा, मतलब हाई रहेगा। इसका वेरी हाई मतलब बहुत, इन दोनों में से उच्च रहेगा। पूछा जाएगा सबसे अधिक कितना हुआ, हाई बहुत अधिक होता है, और ये भी बहुत अधिक होता है, हाई मतलब बहुत अधिक होता है। 2 आ गई, तीनों कॉन्फ़िगरेशन की बता रहा हूँ आपको, तीनों में क्या रहेगा, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस की बात करें। अब पूछा जाए करंट गेन की बात की जाए, करंट गेन का मान आपको पता है कि कॉमन बेस में 1 से कम होता है। यहाँ करंट गेन की बात करें, अल्फा लिख देता हूँ मैं यहाँ। अल्फा क्या है, करंट गेन है। अल्फा क्या है, करंट गेन। तीनों की बात करता हूँ यहाँ से, तो मैं लिख देता हूँ करंट गेन, लिख देता हूँ सीधे वैसे, करंट गेन। करंट गेन की तो हाँ 1 से कम होता है, मैंने आपको बताया कि 1 से कम होता है। किसका मान, अल्फा का मान। यहाँ क्या रहेगा, बीटा रहेगा, क्योंकि करंट गेन सीवी में अल्फा था, यहाँ बीटा था, और यहाँ क्या है, ये गामा है, ठीक है ना। तो यहाँ 1 से अधिक रहेगा। और इस बीटा की बात की जाए करंट गेन का मान, तो 20 से 100 तक के लगभग होता है। और यहाँ भी गामा की बात की जाए तो 20 से 100 से लगभग होता है। दोनों का लगभग सेम टू सेम ही होता है, लेकिन इन दोनों में से फिर भी तुलना की जाए तो इसके वो अपने करंट गेन का मान सबसे अधिक होता है। अब पावर गेन की बात की जाए, पावर गेन सबसे अधिक किसकी होती है, कॉमन इमीटर की पावर गेन का समान। पावर गेन क्या होती है, देखो मैंने आपको गेन की जब भी बात करेंगे, गेन चाहे वोल्टेज का निकालो चाहे पावर का निकालो, आउटपुट व इनपुट में जो पावर रहेगी उसका अनुपात रहेगा। तो ये क्या है, आउटपुट में जो पावर मिली वो और इनपुट में जो पावर दी वो, दोनों का अनुपात क्या रहेगा, पावर गेन रहेगा। तो यहाँ पावर गेन की बात की, पावर गेन को जी से दर्शाते हैं। पावर गेन को किससे दर्शाएंगे, जी से दर्शाएंगे। तो पावर गेन सबसे अधिक किसकी होती है, इसकी तो मध्यम होती है, और इसकी अधिक होती है, और इसकी कम से कम होती है। याद रखना, पूछा जाएगा पावर गेन का मान सबसे अधिक कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो इसकी सबसे अधिक होती है कॉमन इमीटर की। अब वोल्टेज गेन की बात की जाए, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट में जो वोल्टेज है और इनपुट में जो वोल्टेज, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे कम वोल्टेज गेन किसका रहेगा, इसका रहेगा कॉमन कलेक्टर का, 1 से कम होता है। वोल्टेज गेन 1 से कम इसका होता है, याद रखना बात। और इसका कॉमन इमीटर का 300 से 600 के लगभग होता है, और इसका सबसे अधिक होता है। देखो इसका कितना होगा, सबसे अधिक हो गया। और सबसे मतलब मीडियम साइज में कौन आता है, मीडियम साइज में आता है कॉमन, इसमें 100 से 300 के लगभग होता है। ये आपका आउटपुट इंपीडेंस, इनपुट इंपीडेंस, करंट गेन, और ये आपका करंट पावर गेन, ये क्या है, पावर गेन है, और ये वोल्टेज गेन है, ये वोल्टेज गेन है। और आउटपुट पावर व इनपुट पावर का अनुपात होगा, और इसको जी से दर्शाते हैं। ये इनमें पावर गेन का मान आपको बता दिया है। ये तो लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों ये तो थे आपके ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर का वर्गीकरण मैंने आपको बताया, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर के आधार पर ही पावर इलेक्ट्रिक से युक्तियाँ रहेंगी, सबका निर्माण होगा ट्रांजिस्टर के आधार पर। कभी बाइपोलर का अपना जिक्र आएगा, कभी यूनिपोलर का आएगा। यूनिपोलर में क्या आएंगे, मोसफेट आएंगे, ट्राइक आएंगे, डाइक आएंगे, वो भी अपने यूनिपोलर में आते हैं, ठीक है ना। तो वो देखेंगे, और बाइपोलर अपना पढ़ रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर पूरा पढ़ने के बाद आपसे वो पावर इलेक्ट्रॉनिक की युक्तियाँ पूछी जाएंगी कि अपने SCR कैसे बनाते हैं। SCR का वर्गीकरण आएगा, कौन से में आएगी, दोनों ट्रांजिस्टर पढ़ने के बाद इनका वर्गीकरण होगा, क्योंकि वहाँ पे 3 ट्रिपल लेयर होंगे वहाँ पे। तो दोस्तों ये तो था आपका आज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का वर्गीकरण।
और यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और इस वीडियो के प्रति आपके मन में क्या विचार हुआ वो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।